होनी चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे अपनी जो ये श्रृंखला है, हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला है, इसका पहला टॉपिक है, उस टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है संधि। टॉपिक का नाम कौन सा है? संधि, क्लास फर्स्ट। कुछ विद्वानों ने संधि है क्या चीज संधि, कुछ विद्वानों ने संधि की परिभाषाएं इस प्रकार दी है। देखिए, कामता प्रसाद गुरु, ये हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, जाने माने व्याकरण करता है। इन्होंने हिंदी क्या संधि की क्या परिभाषा दी है? दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनमें उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने से के कारण उनके मध्य या उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहां पे भी यही है, जब दो या दो से अधिक वर्ण आसपास वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। यह परिभाषा आचार्य किशोरी दास के द्वारा दी गई है। व्याकरण में वह विकार जो दो अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो होता है उसे संधि कहते हैं। यह परिभाषा दी गई हिंदी शब्द सागर की भूमिका में दी गई। और कर रहा हूं, देखिए, अब जो मेन जो परिभाषा है आपके समझ में नहीं आई कि साहब ये क्या वर्ण है, क्या विचार है, कुछ समझ में नहीं आया, तो इनको देखो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा अंतिम पद का प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि मिलने से दोनों पदों के मध्य क्या होना चाहिए? चार चीज होनी चाहिए: विकार, आदेश, आगम और लोप। इन चारों में कोई भी एक प्रक्रिया घटित हो जाती है उसे संधि कहते हैं। देखिए, अगर जैसे यथा पानी प्लस घट क्या बनेगा? पनघट। विकार हो गया। विकार किसका हुआ? यहां पे एक की मात्रा घटी, इधर से आ की मात्रा अठी। अति प्लस आचार क्या बनेगा? अत्याचार। आदेश, नया वर्ण आ गया। विच्छेद, इधर भी देखिए, आगम, नए व्यंजन की आगम, और अतएव एक लोप। ये देखो, यहां पे विसर्ग था, जब संधि हुई तो विसर्ग क्या हो गया? लोप हो गया। तो इन्हीं प्रसंगों में संधि माननी चाहिए, अन्यथा जैसे ये है हस्तलिखित। हस्तलिखित में संधि नहीं है, संयोग का एक उदाहरण है ये। पहली बात तो देखिए, वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? भाषा की जो वर्ण की परिभाषा दे रखी है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। लिख लिया? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। लिख लिया? दूसरा देखो, वर्ण। वर्ण दो प्रकार के हैं, एक स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर आपने पढ़े होंगे, व्यंजन भी जानते होंगे, फिर भी मैं हल्का सा बता दूं आपको। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर है। व्यंजन देखे होंगे आप लोगों ने, क, ख, घ, घ, ये व्यंजन है। अब परिभाषा क्या है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण कुछ यूं मिले कि इनके मिलने से दोनों पदों के मध्य क्या होना चाहिए? विकार होना चाहिए।
अब आप कैसा भी पद क्या होता है, तो ये समझो जैसे दो शब्द मैंने लिखा, इधर देख लीजिए, ये है अति प्लस आचार। अब ये है ना, ये और एक ये, ध्यान से देखो, ये है पहला पद और ये है दूसरा पद, तो ये हो गए दो पद। एक देखो प्रथम पद और अंतिम पद, ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। ये प्रथम पद का अति प्लस आचार, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है ये, और ये दूसरे पद का प्रथम वर्ण है। परिभाषा के अकॉर्डिंग यही है। परिभाषा में देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ये इस प्रकार मिले कि इनके मिलने से दोनों पदों के मध्य विकार, एकादेश, आगम और लोप हो, तभी संधि मानी जाएगी, अन्यथा संयोग माना जाएगा। देखिए कैसे क्या हुआ, अभी यहां देखिए, ये हमने दिया उदाहरण आपको, तो इसका देखो कैसे क्या आदेश क्या हुआ। अति प्लस आचार, ए में क्या है, तय, तय में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, प्लस आ चार, ये यण संधि का उदाहरण है। तो ई और एक यण संधि में नियम है, क्या नियम है देखो, ई और ई के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान का मतलब क्या होता है, ई को छोड़कर, इसके जैसे नहीं हो, बाकी जितने भी स्वर हो वो आ जाए, तो वहां पे ई और ई, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये। बाकी पूरा जब अपन यण संधि पढ़ेंगे तो वो डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। देखो ई के सामने क्या गया, आ, तो नियम क्या कह रहा है, ई और ई के सामने कोई भी आ जाए, किसको छोड़ के, असमान स्वर हो, कौन सा हो, असमान स्वर हो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये बन गया ये, हलंत अधूरा है। अ त आ की मात्रा थी, तो जैसे कि जैसे रहेगी, आ की मात्रा यहां लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, अत्याचार। तो हो गया ना, आदेश हो गया। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण में क्या होना चाहिए, वो इस तरह मिले ताकि दोनों पदों के मध्य विकार, आदेश, आगम या लोप का कोई भी एक प्रक्रिया हो जाए। कौन सी, विकार है, आदेश है, लोप है, आगम है, उन्हीं में क्या मानी जाएगी, संधि मानी जाएगी। आगे देखो संधि के प्रकार, इधर देता हूं, संधि। संधि में हिंदी में संधि के तीन प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक कौन सी है, आपको पता ही होगा, विसर्ग संधि। इन तीनों को देखो, ये तीन ही क्यों है, ये देखो इधर बोर्ड पे देखो, संधि का जो मिलन है वो इस तरीके से होगा, या तो क्या मिलेंगे, स्वर प्लस स्वर,
या क्या मिलेंगे, स्वर प्लस व्यंजन, या क्या मिलेंगे, व्यंजन प्लस स्वर, या क्या मिलेंगे, व्यंजन प्लस व्यंजन, या क्या होगा, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक कौन सी है, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, इधर देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें किसका मिलन होगा, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन में स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, और इधर होगा विसर्ग प्लस स्वर, ये होता है विसर्ग, और विसर्ग प्लस व्यंजन। ये वर्णों का मिलन इस प्रकार होगा, अगर स्वर प्लस स्वर मिलेंगे, स्वर जानते होंगे, ये स्वर है, ये स्वर है, जानते होंगे, सब लोग पढ़े हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। स्वर प्लस स्वर मिलेंगे तो वहां होगी केवल व्यंजन संधि, ये सॉरी स्वर संधि। स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन, वहां होगी व्यंजन संधि। और इधर देखो, विसर्ग प्लस स्वर हो, विसर्ग प्लस व्यंजन हो, तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5। दीर्घ स्वर्ण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और 5वां है अयादी संधि। कौन कौन से 5 भेद, दीर्घ स्वर्ण संधि, या इसको कहते हैं सवर्ण संधि, मतलब यू समझो इसमें एक जैसे वर्णों का क्या होगा, मिलन होगा, इसलिए इसे कहते हैं सवर्ण, एक जैसे। गुण संधि, गुण होगा, वृद्धि होगी, यण होगा, अयादी होगी। तो स्वर कितने, कुल 11 स्वर है। मूल स्वर की संख्या 4 है, इनमें ये 11 है।
ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ और औ। इनका ही क्या करना है यहाँ पे मिलन होगा, क्योंकि स्वर संधि की परिभाषा यही है कि स्वर प्लस स्वर, ये स्वर संधि की परिभाषा है। कुल मिला के जो संधि के जो 5 प्रकार दिए हुए हैं स्वर संधि के, इन पांचों का जो मिलन होगा वो इसी प्रकार से होगा। कैसे देखो, दीर्घ संधि या इसे कहते हैं सवर्ण संधि। इसमें क्या होगा, इसमें ए ई और उ, ये जितने भी स्वर आपने लिखे हैं 11, इनमें ये 4 स्वर ए ई उ और री, इन चारों को बोलते हैं मूल स्वर। क्या बोलते हैं इनको, मूल स्वर। मतलब ये बचे हुए 7 है ना, इनकी उत्पत्ति इनसे ही हुई है। जैसे आ कैसे बना, ऐसे बना आ। बड़ा ई कैसे बना, छोटा ई से बड़ा ई बन गया। ये उ कैसे बना, इन दो के योग से उ बन गया। री है, ए कैसे बना, अब ये कैसे बना, तो ये बना ए और ई मिलके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ए और उ मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, ये बन जाएंगे इसमें। तो इसमें ए के सामने क्या आ जाए, ए आ जाए, या क्या आ जाए, आ जाए, या आ प्लस आ हो, कुछ भी हो जाए, बनेगा क्या, आ ही बनेगा। ऐसा इसका बनेगा, ऐसा ही इसका बनेगा। अभी सूत्र आएंगे नीचे लिखे हुए, जैसे ई के सामने ई आ जाए, या क्या आ जाए, बड़ा ई आ जाए, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। ऊ का प्लस, ऊ का योग किससे हो, ऊ से हो, बड़े ऊ से हो, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। गुण संधि में यहां देखो ए, आप सोच रहे होंगे कि मूल स्वर तो री भी है, तो री को यहां क्यों नहीं लिखा, ये लिख सकते हैं अपन। लेकिन जो री वाले जो शब्द हैं वो हिंदी व्याकरण में नहीं चलते, ये संस्कृत व्याकरण में चलते हैं। जैसे डबल बड़ा री, ये छोटा री है, ये बड़ा री है, ये अपने हिंदी व्याकरण में लगभग न के बराबर चलता है। लेकिन फिर भी इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो लिखवाए जाएंगे। गुण संधि में क्या होता है, स्वर यही है, कोई बदला नहीं है कुछ भी। ए और आ के सामने क्या आ जाए, ई आ जाए योग में। ए और आ के सामने उ आ जाए, ए और आ के सामने क्या आ जाए, री आ जाए। तो ये देखो, दीर्घ संधि में एक जैसे ही वर्ण मिलते हैं, लेकिन यहां कैसे मिलते हैं, असमान वर्ण मिलते हैं। वर्धी संधि में भी यही है, एक एक के बारे में कम से कम यूं कहिए दीर्घ संधि के ही है। दीर्घ संधि के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, लगभग यूं समझो कि 100-200 एग्जाम्पल मैं आपको एक एक संधि के बारे में करवाऊंगा सोल्व। कोई सा एग्जाम हो, मुझे नहीं लगता कि उन जितने भी एग्जाम्पल है उनसे बाहर कोई चीज जाएगी, जितना हो सके। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साहब ये चीज हमको समझ में नहीं आई, या इस चीज को समझा दो, दोनों का समाधान होगा। देखो, सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का दूसरा नाम ही सवर्ण संधि है।
दीर्घ संधि का दूसरा नाम ही सवर्ण संधि है, क्योंकि अ, आ, ई, उ ये वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। तो सवर्ण संधि की दशा में हमेशा दीर्घ आ, ई, उ होते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा, मतलब अ और अ मिलके क्या बनेंगे, आ बनेंगे, दीर्घ बन गया। तो संकेत सूत्र पहला ये, अ और आ, अ और आ के सामने क्या आ जाए, अ और आ जाए तो क्या बनेगा, आई बनेगा। ये देखो, अब ये जितने भी सूत्र हैं, ये ऐसे रटने से कोई चीज नहीं आएगी समझ में। जब अपन इनके ये एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ना, तब ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपके समझ में आ जाएगी। अभी जितने भी एग्जाम्पल है मैं भी आपके सामने सोल्व करता हूं इसको। पहला है आधार प्लस आधे। देखो इधर बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। आधार प्लस आधे। आधार प्लस आधे। अपने को जो संधि करनी है पहले ही बता दिया था परिभाषा में कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यही होगी संधि। आगे इधर क्या है, पीछे क्या है, इससे मतलब नहीं है। संधि कहां होगी, इन दोनों के मध्य होगी। इन दोनों का मिलन किस तरीके से होगा, इसी आधार पे क्या हो, संधि का निर्धारण होगा कि संधि कौन सी है। देखो आ, धा, रे में क्या मिला हुआ है, ए। आप नोट लिख सकते हैं या समझने के लिए समझ लो। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से उच्चारण नहीं कर सकते अपन। प्रत्येक व्यंजन में क्या है, एक स्वर मिला हुआ है। व्यंजन स्वर की एक तरह की मात्रा है, व्यंजन के ऊपर चढ़ी हुई क्या है, वो मात्रा। जैसे र बोलेंगे तो र के साथ कौन सा व्यंजन आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, र ए। री ई का स्वर आने लग गया, रू ऊ का स्वर आने लग गया, इस तरीके से। तो ये स्वर, व्यंजन से स्वर बाहर निकालने के लिए व्यंजन के हलंत लगा के और स्वर अलग निकाल देंगे। ये हलंत लगाया और ए निकाल दिया। सामने है आ, धे, ये ए और आ मिल क्या बन जाएंगे, आ, धा, रे हलंत वाला है ही, धे। अब ये जो स्वर है किस में आके मिल जाएगा, रे में बन जाएगा आधार आधे। क्या बन जाएगा, आधार आधे। एक और देखो, आ गया समझ में। दूसरा देखो, सभी जितने भी है सबके सब सोल्व करवाए जाएंगे। दूसरा देखो, सर्व प्लस अधिक। सर्व प्लस से अधिक क्या बन जाएगा, सर्वाधिक। वह कैसे बना, स व सॉरी स, इधर स, र, व, ए प्लस अधिक। ए और मिल क्या बनेंगे, आ, स, र, व अलंत वाला है दिक। ये किसमें मिल जाएगा, इसमें ये भी अधूरा है तो ऊपर चला जाएगा। वह को पूरा करते हैं, आ मिलते ही र को ऊपर चला गया और बन गया सर्वाधिक। एक चीज ध्यान रखो,
जैसे र, इस र का प्रयोग अपन ऐसे लिखते हैं क्रम, तो यहाँ पे भी र है और एक लिख दिया कर्म, तो यहाँ पे भी र है। अब जो र का प्रयोग अगर शब्द के नीचे हो रहा है, नीचे इधर, तो ये जिस शब्द के साथ लग रहा है वो शब्द तो है अधूरा, और ये र क्या है, पूरा। मतलब ए का जो स्वर है वो किस में होगा, र में होगा। लेकिन यहां पे स्वर अगर र शब्द के ऊपर लग रहा है, देखिए इधर देखो, शब्द के ऊपर था तो र में से ए नहीं निकला। लेकिन अगर यहां मैं इसको करूं ऐसे, क र ए मैं ए, ऐसे बनेगा, तो यहां र में से क्या निकल गया, ए। इसका मतलब र क्या था, पूरा था। एक क में से क्या नहीं निकला, ए। इसका मतलब क अधूरा था। क क्या था, अधूरा था। ऐसे जो र ऊपर लगते हैं ना, तो वो र होते हैं अधूरे, और ये शब्द होता है पूरा। इधर देखो, वह में से क्या निकला, ए, ये रहा सर्वाधिक। तो सर्व प्लस है अधिक, और है भी है। इधर इसका बन जाएगा अधे प्लस अयाधि। क्या बन जाएगा, अध्यावधि। अल्प प्लस अंश, अल्प प्लस अंश क्या बन जाएगा, अल्पांश। क्या बन जाएगा, अल्पांश। दूसरा है अन्वय प्लस अर्थ। अन्वय प्लस अर्थ क्या कैसे बनेगा, ए न अन्वयार्थ। एक चीज ध्यान दो, एक शब्द में एक से ज्यादा संधि हो सकती है। इधर देखो, ये जो अन्वय है ना, अगर अकेला आपसे पूछते कि अन्वय में कौन सी संधि है, आपने हमने ये एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है अन्वय प्लस अर्थ, अगर ये दिखा हुआ है तो यहां तो होगी दीर्घ संधि। लेकिन अन्वय में कौन सी संधि है, अन्वय खुद इस अकेले अन्वय के अंदर है, संधि कौन सी है, यण संधि। कौन सी है, यण। अब आपको भाई साहब यण संधि कैसे हो गई इसके अंदर, तो यण संधि का नियम यही है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और दोबारा बता दूं। देखो अन्वय कैसे बनता है, अनु प्लस अय से। कैसे बनता है, अनु प्लस अय। नियम था यण संधि का, ई और ई के सामने कोई भी असमान स्वर हो तो ये बनेगा, ऊ के सामने कोई भी असमान स्वर हो तो वह बनेगा। तो यहां पे है अ, न में क्या मिला हुआ है, ऊ, और देखो असमान आ गया, कौन सा आ गया, ए आ गया। तो ये यहां पे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वह, ये रहा ना, ये रहा वह। अन्वय क्या बन गया, अन्वय से। असुर प्लस अरि, असुरारी। क्षीण प्लस अर्थ, क्षीणार्थ। अब इनका बनाना है आपको, ये तो दिए हुए थे, क्या बनेगा सबका देखो। हाँ जी, मैं शब्द लिखता हूं पहले। पहला है ग्राम अध्यक्ष, ग्रामाध्यक्ष। दूसरा है चंदार्क। तीसरा है
आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं जो आपको आ रहे हैं, आप भी करिए। देखिए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, करो आप लोग भी करो इनको। ग्राम अध्यक्ष, चंडार्क, जलार्वण, चक्रांग, कोणार्क, जीवाश्म, कालाग्नि, नागांगना, वर्जांगना, नेमिशरण्य, पत्ते, इन सबको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संधि कैसे होगी। मैं कुछ करता हूं। कैसे बनेगा? सीधा ग्राम प्लस अध्यक्ष, इसका चंद्र प्लस अर्क, क्योंकि ए और एम क्या बन जाएंगे? आ, तो बन जाएगा ग्रामा। जलार्वण, जल प्लस अर्णव, चक्रांग, लिखा हुआ है, चक्र प्लस अंगे, फिर कोणार्क, कोणा प्लस अर्क, फिर है जीवाश्म। क्या बनेगा भाई? बताइए जीवाश्म क्या बनेगा? जीवाश्म क्या बनेगा? जीव प्लस अस्म, जीवाश्म। कालाग्नि का काल प्लस अग्नि, ये संधि विच्छेद है इसका। नागांगना का नाग प्लस अंगना, वर्जांगना वज्र प्लस अंगना। अंगना बोलते हैं जिसको, अंगों को, कि वज्र जैसे जिसके अंग हैं हनुमान जी। नेमिषारण्य, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेमिषारण्य का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, संधि विच्छेद पूछा गया था। कैसे होगा इसका? देखो ध्यान, नेमिस, नेमिस प्लस अरण्य, क्या होगा इसका? नेमिस प्लस अरण्य। ने मी से में क्या मिला हुआ है? ए और में क्या बन जाएंगे? आ। पूरा शब्द बन जाएगा नेमिषारण्य। पता पत्ते, इसका क्या बनेगा? देखिए ये कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये आ गया तो शायद ये यण संधि का उदाहरण है। ऐसा नहीं है, पहले देखिए शब्दों को देखिए। देखिए इसका बनेगा पत्थे, पत्थे प्लस अपत्थे, पत्थे प्लस अपत्थे। कैसे? ये में क्या मिला हुआ है? दोनों क्या बन जाएंगे? आ पथे, पथ्या पत्ते। पदाब्ज, पद प्लस अब्ज, अब्ज। पर्वतारी, पर्वत प्लस अरि, अरि होता है दुश्मन। पर्वतारी किसका पर्यायवाची है? कृष्ण भगवान जी का। पाठावली, अवली, अवली का मतलब होता है श्रृंखला, पाठावली। रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्षी, ये चीज का ध्यान दो। आंख से संबंधित जितने भी संधि विच्छेद है
आप लिख सकते हैं इसको विच्छेद हो, अप्रयवची सॉरी अक्षी, तो संधि करते समय अक्ष और संधि विच्छेद करते समय अक्षी लिखते हैं। ऐसा ही रात्रि का भी है। रात्रि का भी जब अपन संधि करेंगे तब तो लिखेंगे रात्र, और विच्छेद करेंगे क्या लिखेंगे? रात्रि। देखो इधर रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्षी होगा इसका, क्या होगा? रुद्र प्लस से अक्षी, क्योंकि आंख का पर्यायवाची है, तो जितने भी संधि विच्छेद होंगे तो संधि करते समय क्या लिखेंगे? अक्ष। ये तो विच्छेद है, और संधि करते क्या बन जाएगा? रुद्राक्ष। क्या बन जाएगा? रुद्राक्ष। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है, जैसे प्रति प्लस अक्ष अक्षी बन जाएगा प्रत्यक्ष। ऐसे देख लिया। सहस्त्र शास्त्र, आगे विवादास्पद, उतार लिए इसको। विवादास्पद, विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, विवाद प्लस आस्पद। सिंहासन, सिंह प्लस आसन। पिता से, देखो पित्त प्लस आशय। शोकाकुल, शोक प्लस आकुल। गमनागमन, गमन प्लस आगमन। चिरायु, चिर प्लस आयु। जनाधार, जन प्लस आधार। तो ये कुछ उदाहरण थे दीर्घ स्वर संधि के, बाकी उदाहरण कल करवाएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।